नाकाम हो चुकी। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम एक पेज पे है तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़े। सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है, बस इमरान को जाना पड़ेगा। कौम का, आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है। इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज भी है और नाअहल और नालायक भी है। ये मिल रहे हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के साथ मिल रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि इन दोनों के बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं मंसूर अली खान प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो गए। इंतखाबात में जिन वादों, दावों, नारों और मंशूर को लेकर मेरे कप्तान हुकूमत में आए, आज के दिन तक उन पर अमल दरामद में नाकाम हुए। ना लाखों घर बने, ना करोड़ों नौकरियां आई, ना टैक्स बढ़ा और ना ही गुर्बत कम हुई। अगर कोई चीज बढ़ी तो महंगाई बढ़ी, गुर्बत बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ी। कोई चीज कमजोर हुई तो मुल्क की मईशत कमजोर हुई, रुपए की कदर कमजोर हुई और गवर्नेंस कमजोर हुई। मेरे कप्तान ने अपने ही ऐलान करदा असूलों पर ना सिर्फ यू टर्न लिए बल्कि यू टर्न को अजीम लीडर की निशानी करार दे दिया। कप्तान की नाकस कारकर्दगी और नाकामियां अपनी जगह, लेकिन इन्हीं इंतखाबात के नतीजे में एक ऑपोजिशन भी वजूद में आई थी। वो ऑपोजिशन जिसने कप्तान को अपने वादे पूरे करने पर मजबूर करना था। वो ऑपोजिशन जिसने अवाम के मसाइल के लिए जद्दोजहद करना थी। वो ऑपोजिशन जिसने गरीब की आवाज बनना था। वो ऑपोजिशन जिसने आम आदमी के लिए कानून साजी का हिस्सा बनना था। वो ऑपोजिशन कहां है? क्या ऑपोजिशन ने इन 2 सालों में अपने हिस्से का काम किया? क्या ऑपोजिशन के किरदार से उसके वोटर खुश हैं? क्या ऑपोजिशन इन 2 सालों में कुछ परफॉर्म कर पाई या सिर्फ खोखली तकरीरों, झूठी तसलियों, बेजरर एहतजाज और बदतरीन बदएतमादी का ही शिकार रही? 25 जुलाई 2018 की रात को इंतखाबी नताइज के मुकम्मल होने से पहले ही ऑपोजिशन ने धांधली का शोर मचाया, नताइज को मानने से इंकार किया, इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान किया, असेंबलियों में ना बैठने की बातें की गई, वोट को इज्जत दो के नारे लगाए गए। 1 हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे का ऐलान किया गया। फिर क्या हुआ जी? इस मुजाहरे में ना मियां शहबाज शरीफ आए और ना ही बिलावल भुट्टो शरीक हुए। फिर आप ही बताएं और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन। धांधली के खिलाफ मुजाहरा हुआ, धुआंधार तकरीरें की गई, असेंबलियों के बॉयकॉट के नारे मारे गए, धांधली की तहकीकात तक चैन से ना बैठने का अज़म किया गया, धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। लेकिन फिर सिर्फ 1 हफ्ते बाद धांधली करने वाली सारी ऑपोजिशन ने असेंबली में जाकर हलफ उठा लिया। फिर आप ही बताएं और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन। कप्तान की हुकूमत के 1 साल बाद 1 अगस्त 2019 को ऑपोजिशन ने मिलकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत है, ऑपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे थे। हर कोई पुरएतमाद था कि चेयरमैन सेनेट अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक किसी सूरत नाकाम हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर नंबर पूरे होने के बावजूद सबके सामने ऑपोजिशन की ये तहरीक नाकाम हो गई। अब आप ही बताएं और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन। उसके बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का अलम मौलाना फजल रहमान ने उठा लिया। मौलाना ने लॉन्ग मार्च किया। ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने की यकीन दहानी करवाई। कराची से चलने वाला मार्च लाहौर पहुंचा तो नून लीग का कोई मरकजी रहनुमा मौलाना के साथ खड़े होने के लिए मौजूद नहीं था। इस्लामाबाद में धरना हुआ तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो टोकन हाजिरी लगवाने के लिए जरूर पहुंचे। इस धरने के नतीजे में कप्तान की हुकूमत को तो कुछ ना हुआ। हाँ, इस दौरान मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जरूर चले गए। तो फिर आप ही बताएं और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन। मेरे कप्तान ऑपोजिशन में थे तो मीडिया को हर वक्त मुयस्सर थे। जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अलावा हफ्ते में 1 या 2 इंटरव्यूज देते थे, अपना बयानिया आवाम तक पहुंचाते थे, अपना पैगाम आम करते थे, एंकर्स के सवालों का सामना करते थे। तमाम बड़ी जमातों के लीडर मिलकर भी उनसे ज्यादा मीडिया को टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन आज मियां शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों, आसिफ अली जरदारी हों या मरियम नवाज, सब मीडिया से दूर रहते हैं, इंटरव्यू देने से कतराते हैं। तो फिर आप ही कहें और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन। अभी 3 दिन पहले आम इंतखाबात की दूसरी सालगिरह थी। इस दिन यहां हुकूमत की तरफ से यौम तशक्कुर मनाया गया। वहीं 25 जुलाई 2018 का दिन इंतखाबी धांधली के हवाले से गूंजता रहा। लोग सोशल मीडिया पर हलकान होते रहे, ट्विटर पर इलेक्शन धांधली के ट्रेंड्स बने। बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ, सब ने ट्वीट करके मैंडेट चोरी करने का शिकवा किया।
अगर कोई नहीं बोला, अगर कोई उस दिन भी खामोश रहा, अगर किसी ने उस दिन भी कोई ट्वीट करने की जहमत ना की, तो वो थी मरियम नवाज। जी, अब आप ही बताएं और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन। 2 साल बाद एक बार फिर ऑपोजिशन के इत्तेहाद के लिए काविशें जारी हैं। ऑपोजिशन की एपीसी के लिए ईद के बाद का कुरान निकला है। इस बार बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान नून लीग को मैदान में लाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। कल रात मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, तो आज बिलावल भुट्टो भी ऑपोजिशन लीडर से मिलने में कामयाब हो गए। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा, यह सवाल बहुत अहम है, लेकिन मुलाकातें करना ऑपोजिशन के हाथ में है, सो वो कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या करे बेचारी ऑपोजिशन? क्या ये बेचारी ऑपोजिशन मुतहद होकर वाकई अवाम के लिए कुछ करने की पोजीशन में है, या फिर अभी भी ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर एतबार और एतमाद करने को तैयार नहीं है? और नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और एक मरतबा फिर इस बात का ऐलान किया कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को हम हर सूरत चलता करेंगे। और धरने के हवाले से भी बात हुई, क्या धरना हो सकता है या नहीं हो सकता, सड़कों पर निकलने की बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने क्या ऐलानात किए, सुनिएगा जरा। उन धरनों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान के इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की जरूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। आधे रास्ते में हम पहुंचेंगे और हुकूमत जो है वो चली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद साहब आज हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहबा ने आज हमें ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पलवशा खान साहबा, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हम आधे रास्ते तक पहुंचेंगे और हुकूमत चली जाएगी, किस तरह? देखिए, जिस तरह एक अवामी दबाव होता है और जिस तरह आईनी तौर पर भुट्टो को डिसमिस किया जाता है और डिसमिस करने का इसका एक एग्जाम्पल है जो कि हमारी हुकूमत के दौर में हुई। आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए एक लॉयर्स मूवमेंट चली थी, तो उसमें भी हमने मान ली थी बात उनकी, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि ये मामला से आ सकते हैं। लिहाजा अब ये हुकूमत वक्त पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑपोजिशन इतनी बेचारी भी नहीं है जितना आपने किसकी बात मान ली थी उस वक्त? इस वक्त हमने वकला की बात मान ली थी, हमने जजेस को रिस्टोर कर दिया था, आपको याद होगा। अच्छा, आपने उनकी बात, वकला की बात मानी थी और किसकी बात मानी थी उस पर? उसकी तो मैं नहीं कहूंगी, जिनकी तरफ आप इशारा करें। नहीं, मैं तो इशारा कर ही नहीं रहा, मैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहा हूं। आपने किसकी बात मानी थी? आपने कहा कि हमने वकला की बात मानी थी। वाकई आपने वकला की बात मानी थी? ये मेरा कोई पहला प्रोग्राम नहीं है आपके साथ, लेकिन हमने उन्हीं की बात मानी थी जो लोग सड़कों पे थे। अच्छा, ठीक। लिहाजा अब प्रेशर आता है तो ऐसा नहीं होता कि जो ईवान है इक़्तिदार की, उनमें हलचल पैदा ना हो। और इसी तकलीफ के तहत अभी एपीसी होती नहीं है, तो इनके जो कुछ इनके वो हैं मुआविनीन, जिनका खुद अता पता नहीं है, वो टीवी पर आ जाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतनी बेचारी और बेज़रर ऑपोजिशन है तो फिर इतना तकलीफ क्यों होती है? मिलने दें, बात करने दें और करने दें। इसमें क्या मज़ाइका है? कोई गैर जमहूरी बात है? नहीं, मुझे तो इसमें आपने बिल्कुल सही बात की, कोई गैर जमहूरी बात नहीं है, बल्कि जमहूरियत का हुस्न है। आपस में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को आपस में मिलना चाहिए। लेकिन वजह मैं और रुमीना आपसे ये सवाल है, वजह ये है कि इससे पहले ऑपोजिशन की फिल्मों के जितने भी ट्रेलर चले हैं ना, उन ट्रेलरों से लगता है कि फिल्म काफ़ी डब्बा है। इस फिल्म के अंदर कोई जान नहीं है, ना इसकी कोई स्टोरी लाइन है। इस फिल्म के अंदर ही जो है वो कई प्लॉट चल रहे हैं। एक हीरो दूसरे हीरो से बात करने के ऊपर पुरएतमाद नहीं है, वो उस पर यकीन नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। और इससे पहले ये सारी कहानियां हम सब देख चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का जब धरना हुआ था, तब भी इस तरह की एपीसीज होती थी, तब भी इस तरह मुलाकातें होती थी। नया क्या है आज की ये जो मुलाकात है? मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइएगा, क्या नया है इसके अंदर? मुझे कौन सी एक नई चीज नजर आएगी सिवाय इसके इमरान खान साहब के ऊपर लान तान करने के, या जनाब वो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, नालायक हैं, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है? मुझे क्या नई चीज सुनाई है आज आपके ऑपोजिशन लीडर्स ने?
सबसे पहले तो मंसूर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत देने का। और जहाँ तक बात है डब्बा फिल्म की और आपने स्टोरी की बात की, तो मैं तो पहली बात तो ये कि ऑपोजिशन बिल्कुल बेचारी नहीं है। ये वही ऑपोजिशन है जो गवर्नमेंट के हर चैलेंज को फेस कर रही है। उनके हर किस्म की जिस तरह से वो पॉलिटिकल असैसिनेशन करते हैं तमाम तर ऑपोजिशन की, उसको फेस कर रही है। खैर आगे आगे देखेंगे। और रहेगी बात आप धरनों की करते हैं, तो ये तायरुल कादरी वाले पार्टनर्स की तरह का धरना आपको शायद भूल गया है कि वो धरनों में क्या होता था और क्या क्या कुछ होता था। बट चलें खैर, वो तो उस वक्त की बात थी, नया पाकिस्तान आना था। और अगर अब हम इस गवर्नमेंट की बात करें, हम लान तान की बात तो मैं नहीं करती, क्योंकि ना मुझे पसंद है किसी को लान तान करना। वो तो मतलब कुदरती अमल, अपने जो आप करेंगे वो आपके आगे आ ही जाएगा। तो बेचारी ऑपोजिशन नहीं, बेचारी तो गवर्नमेंट है जो हर वक्त टूट फूट का शिकार रहती है। आप हमें कहते हैं इत्तेमाद की बात नहीं, इत्तेमाद तो इनका अपने ऊपर नहीं है। अपने लोग जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं हमें फंदा दे दो, हमें ये कर दो। मेरे ख्याल में आपको वो चीजें भी भूल गई हैं। और डब्बे में डब्बे जो है वो तो इन बेचारों के अपने डब्बे चल रहे हैं। किसी का कोई डब्बा जा रहा है, किसी का कोई डब्बा जा रहा है, क्योंकि पता नहीं किस किस डब्बे के थ्रू तो वो आए हुए हैं। तो जहां तक बात है एपीसी की, एपीसी करना डेफिनेटली ऑपोजिशन का हक है। और इंशाल्लाह जो चीजें आएंगी, और आपको मेरे ख्याल में एक चीज भूल गई है शायद, वो ये कि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें जो सी हैं वो अफेक्ट हुई हैं। और ऑपोजिशन जो सी है उसने हमेशा कोशिश भी की है पार्लियामेंट में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम लोगों ने जितना कोशिश कर सकते हैं हम करते रहे हैं। और रह गई बात लान तान करने की, वो ज्यादातर उन्होंने कुछ लोग रखे हुए। और मेरे ख्याल में टाइगर फोर्स भी इसी तरह की एक स्टोरी या एक फिल्म है। तो एपीसी में जो कुछ होगा इंशाल्लाह वो अवाम के सामने आएगा। और उसका अभी देखिए, अभी तो बात शुरू होती है, जैसे पलवशा ने कहा, तो आई गोना सेकंड दैट थिंग कि अभी बात हम करते हैं तो परेशानी लग जाती है। तो जब आप इतने मैं रुमीना साहब, परेशानी तो खैर हुकूमत को होनी चाहिए, वो मैं हुकूमत की तरफ भी जाता हूं, क्या वो परेशान है या नहीं। मेरा दोबारा यही सवाल है, ये सब कुछ पहले हो चुका है, मौलाना फजल रहमान साहब के धरने से पहले यही सब कुछ हो चुका है, यही तस्वीरें, ये इसी तरह मीडिया टॉक्स, बस इमरान खान साहब गए, ये हुकूमत नहीं चल सकती, हम नहीं चलने देंगे। आप लोग वहां पे चाहे 40,000, 50,000, 60,000, वो एक डिबेटेबल बात है कितने लोग थे वहां पे, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपके शहबाज शरीफ साहब जो है, चले मैं अंदर की खबर शेयर कर, शहबाज शरीफ साहब एक उन्होंने टोकन हाजिरी दी और अपने लीडरों तक को इंस्ट्रक्शंस आई पार्टी हाईकमांड की तरफ से कि जनाब आपने कंटेनर पे जाके नहीं खड़े होना। तो ये तो हाल है। आज अगर एक आम पाकिस्तानी जो है वो आप लोगों से या पीपल्स पार्टी से किस बात की उम्मीद लगाए, क्या दे रहे हैं आप लोग ने? देखिए, ऑपोजिशन के पास जो देने के लिए, खैर सिंध गवर्नमेंट जो सी है वो तो अपने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो जो कुछ अपने अवाम के लिए कर रहे होंगे वो तो वो उसका बताएंगे। और जहाँ तक फेडरेशन में ऑपोजिशन का ताल्लुक है, तो हम लोगों का जहाँ भी सवाल होता है, देखिए हमारा जो फेडरल का काम है वो लेजिस्लेशन करना है और उसके अंदर जितना भी आवाज़ उठाई जा सकती है वो उठाई जाती है। लेकिन आपको अंदर की ये बातों का तो पता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि अंदर खाते जो पार्लियामेंट के अंदर गेम होती है, जहाँ पर चीज़ों को अप एंड डाउन किया जाता है, जहाँ पर एक तरफ कहा जाता है कि आप तरमीमें लेकर आए, अमेंडमेंट्स लेकर आए, हम बैठ के बात करें। और हम लोग तो जब बात करने की बात करते हैं तो वहां पे फिर पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि पीटीआई की या इस हुकूमत की आदत है कि ये पहले जो है वो नोटिस करते हैं, फिर नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर जस्टिफिकेशन आती है, फिर उस जस्टिफिकेशन के ऊपर यू टर्न आता है, जो कि यू टर्न के खैर मास्टर्स तो वो हो चुके हैं। और जहां तक बात है, ऑपोजिशन जो कुछ कर सकती है वो करती रही है और आगे भी जो है वो करेगी। और अवाम जौन सी है, जो लोग जिन कुछ लोगों ने वोट दिया, मेरे ख्याल में वो भी देख ही रहे होंगे कि क्या क्या हालात। ठीक है हमायूं साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, सब कुछ बता देगी। ठीक, हमायूं साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब देयर आर टू वेज टू हैंडल दिस। एक तो ये है कि सत्ते खैरा ने कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये खाली ढोल की तरह ये बजेगा काम और हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इनसे ना बात करने की जरूरत है ना इनको ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत है, ये खुद ही थोड़ी देर शोर वगैरह मचाएंगे और फिर कहानी खत्म हो जाएगी, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के दौरान हुआ था। और दूसरा तरीका ये है कि नहीं, देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन, कोई इशू है, कोई आग भड़क रही है, धुआं वाकई उठ रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है। और ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत की जानिब से जो है वो निगोशिएशंस की एक ऑफर आती है टेबल के ऊपर, ऑपोजिशन को कहा जाता है बात करें। अब ये उसी दिन जिस दिन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आपस में मिल रहे हैं, उसी दिन नैब के हवाले से जो कानून साजी होनी थी उसके अंदर इतनी बेएतमादी थी कि ऑपोजिशन को वहां से वॉकआउट करना पड़ गया। तो क्या हम आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, या हुकूमत ने इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन पे गौर करना है? क्या इनको इनसे बात करनी है या इनको इग्नोर करना है? बिल्कुल मंसूर अली खान, मैं
88 के बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं और उसमें हुकूमत और अपोजिशन की बिल्कुल यही रेटरिक मैंने हमेशा सुना है कि इलेक्शन इलीगल था, हुकूमत इलीगल है, इस प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के साथ नहीं चला जा सकता, ये रिस्क हैं पाकिस्तान के लिए, नेशनल गवर्नमेंट आएगी, नो कॉन्फिडेंस होगा। एक फर्क है आजकल, जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है तो पीपल पार्टी और PMLN वो एक दूसरे को चलने देती हैं। ये उनका असूल है, यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। वरना मुझे 88 की अपोजिशन याद है, 90 की पीपल पार्टी की अपोजिशन, 93 की नून की, 97 की पीपल पार्टी की, वो बड़ी पोटेंट अपोजिशन हुआ करती थी। अब अपोजिशन जैसे आपने हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद, अच्छा हमायूं साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। पलविशा साहब ये आपने गुफ्तगू, अच्छा जी हमायूं साहब आप बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि अब आप PMLN का हाल देख लीजिए। PMLN की तकरीबन 80% लीडरशिप मुल्क से बाहर है, और जो पाकिस्तान में है वो सेहत के मामला जरूर थे, शहबाज साहब के तो चले जितने भी फीसद काफी ज्यादा बाहर है। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, उनके पूरे खानदान, ये सब के सब इस वक्त लंदन में बैठे हैं, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो कुछ बोलने गवारा नहीं कर रहे इस वक्त। जहां तक पीपल पार्टी का ताल्लुक है, अब पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो के अलावा कौन इस वक्त सामने है? आसिफ जरदारी साहब जो बेसिकली रूह रवा हैं पीपल पार्टी की इस वक्त, उनका तो हमें किसी किस्म का कोई ओपिनियन या व्यू नजर नहीं आ रहा। सो मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क PTI की हुकूमत को नहीं है जिससे हम घबरा के, बल्कि एक देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी चीज देखिए, हुकूमत ने फैक्टफ के 8 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, और नैब कोऑर्डिनेटर जो कि पिछले 21 साल में कोई भी इसमें रिव्यू करने को तैयार नहीं था, वो टेबल पे पड़ा है। चलें, जब गिव एंड टेक होती है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें बदमजगियां भी होती हैं, लेकिन आखिर में पार्लियामानी निजाम में कोई चीज वो सिलसिला शुरू हुआ है, और अभी पार्लियामेंट के बाहर बात ये हो रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और गुजरांवाला में मेरे ख्याल किसी फोन का इंतजार करेंगे जो कभी नहीं आएगा। अच्छा, वैसे आप पूरी तरह पुरएतमाद हैं कि नहीं आएगा? वो फोन तो नहीं आएगा। और अगर आ गया तो नहीं आएगा। मंसूर खान मैं थोड़ा सा जानता हूँ इस माहौल को। अच्छा चलें, एक हमारे साहब, एक आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि 1988 से आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आपने कहा कि ये रेटरिक होता है अपोजिशन का, ये वो हर दफ़ा कहती है कि जनाब इलेक्शंस जो थे वो धांधलीशुदा थे। 2013 के हवाले से भी यही कहेंगे, क्योंकि अब तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। देखिए 2013 का जो इलेक्शन था वो आसिफ जरदारी साहब ने खुद फरमाया था कि आरोस का इलेक्शन था। अच्छा, ये आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट है, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था। अच्छा। अब इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? तो आप आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं? मंसूर अली खान एक मुल्क का जो सदर रहा बहुत अरसे, और एक पार्टी का जो रूह रवा है, उसकी ये स्टेटमेंट है कि 2013 का इलेक्शन आरओज का इलेक्शन था। जी, और आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक 2018 का इलेक्शन भी रिग्ड था, तो उस स्टेटमेंट को भी मान दें? नहीं, वो आरओज की तो बड़ी खास बात उन्होंने की थी ना, क्योंकि वो इलेक्शन जुडिशरी ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जुडिशरी ने कराया था। वरना 88, 1993, 97, 2008, 2013, 2002 जितने भी इलेक्शन है वो तो हमेशा रिग्ड होते हैं अपोजिशन के मुताबिक। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा पलविशा साहबा, ये इस सारी बात के अंदर ये जो चले मूविंग फॉरवर्ड आगे के प्लान की बात करते हैं। सारी बात है ईद के बाद ही धमाके होने, जो कुछ भी होना है सियासी धमाके मेरी मुराद है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है कि दोनों जमातें, दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में एतमाद कितना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट कितना करते हैं। मैं आप लोगों के दोनों के सीनियर लीडर्स की एक गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूं जरा, ताकि आप जरा उस पर कमेंट करके मुझे बताएं
कि एक्चुअल सूरत हाल वाकई ऑन ग्राउंड ये है कि नहीं, कि कितना को एतमाद है आप लोगों को दोनों को एक दूसरे के ऊपर। नाज़रीन, एतजाज एहसन साहब, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, एतजाज एहसन साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और नून लीग के हवाले से क्या फरमाया था, सुनिएगा जरा। एतमाद की फिजा जो है उसमें जरूर दरारें आ रही हैं और पड़ेंगी। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते हैं, खालिद साहब, डू यू स्टिल थिंक कि मैंने तो पहले कह दिया, बगैर सुने कह दिया। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी या उससे पहले भी एक दो दफ़ा की, वो गलत की थी। नाज़रीन, ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है कि सीनियर लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचती है, और उसके बाद ये दोनों लीडर्स, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिशें करना चाह रहे हैं। जवाब क्या है ऑपोजिशन के पास, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपको एतजाज एहसन साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनाई थी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से दोनों एक दूसरे के हवाले से क्या फरमा रहे थे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी ऑपोजिशन की तहरीक आगे चल किस तरह सकती है? पलविशा साहबा, इस बेएतमादी को किस तरह हैंडल करेंगे? आपकी सीनियर लीडरशिप तो एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं करती। देखिए, ये कोई ऐसी बेएतमादी नहीं है जो आपने 90 की दहाई में देखी है, उससे ज्यादा हो। आपको याद होगा 8वीं तरमीम के मौके पर भी पीपल्स पार्टी ने मियां साहब का साथ दिया, फिर ARD हुई, फिर हमारा मिसाक जमहूरियत हुआ। ये वो एतमादी नहीं है जो उस वक्त थी। उसके बावजूद जहां लगा कौमी मफाद है, वहां मोहतरमा ने साथ दिया मियां साहब का। आज की सूरत हाल और उस वक्त की सूरत हाल का कोई कंपेयर नहीं, और ये कहीं भी नहीं कहा गया कि दो जमातें अगर एक मिनिमम एजेंडा पर साथ बैठकर कोई तहरीक चलाती हैं तो वो एक दूसरे में जम हो जाती हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल एक साथ जो है आकर एक दूसरे में मर्ज कर, ऐसा नहीं होता। जरूर होगी बेतमादी। एतजाज एहसन के अपने ख्यालात हैं, वो एक बहुत सीनियर सियासतदान है और वो ऐसी जगह पर हैं कि वो अपने ख्यालात रख सकते हैं। हमारी हुकूमत में उन्होंने, आपको मैंने अभी उसका मिसाल दी, उन्होंने वकला की तहरीक चलाई, लिहाजा उनके अपने ख्यालात हैं, उसको हम नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के भी होंगे। क्या इसका ये मतलब है कि हम एक मिनिमम एजेंडा पर अगर हमारी जो है क़यादत चाहे और हमारे कारकुन चाहे तो हम नहीं चल सकते? मैं आपको उसकी रीजन देता हूँ। मैं पलविशा साहब, मैं इस सवाल की वजह क्या है? इस सवाल की वजह यह है कि अभी तक आप लोगों की आपस की बेएतमादी की वजह से ऑपोजिशन, कोई एक भी प्रोजेक्ट के हवाले से बता दीजिए, कोई एक काम आप लोगों ने ऑपोजिशन ने मिल के कोई परफॉर्मेंस दी हो, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का धरना हो, ऑपोजिशन दोनों, आप दोनों बड़ी जमातों की मैं बात कर रहा हूं, वो फेल ही होती आई है। और उसके बाद मैं लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट के हवाले से खास तौर पे वो 14 लोग कौन थे जिन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया? ना आप ढूंढ पाए अभी तक, ना मुस्लिम लीग नून ढूंढ पाई अभी तक। तो हम नहीं ढूंढ पाए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये बहुत अनफेयर है कि अभी देखिए, इस जब तक फल पकता नहीं है उसको पत्थर नहीं मारा जाता। इस हुकूमत की जो असलियत है उसको भी सामने लाने के लिए 2 साल जरूरी थे, और अब ऐसा लग रहा है कि इससे आगे अगर हमने इंतजार किया, और इस पे वाकई एक अवामी प्रेशर है, और इस प्रेशर पे हम उस तरफ लकीर के खड़े होना चाहते हैं जहां लोग हैं। एक बिल्कुल वाज़ेह डिवाइड है इस वक्त। आज ताजिरों ने क्या किया? आज ताजिरों ने ओपनली फ्लाउट किया। आप बताइए कहां थी हुकूमत? लेकिन पलविशा साहिबा, आपकी बात है, मैं मानता हूं वो, मैं अवाम के हवाले से, मैं भी कुछ शहरों में होके आया, अवाम परेशान है, घबराई हुई है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी आपने वकला तहरीक की, आपने एक एग्जांपल दी थी। माजरत के साथ वकला तहरीक के हवाले से भी आप लोगों से ज्यादा वकला की वो स्ट्रगल थी, जिस वकला जो है वो आप लोगों की जमातों के जो ग्रुप्स होते थे उनको अपने अंदर आने तक नहीं देते थे, जलसा गाह के अंदर झंडे लाने तक नहीं देते थे कि नहीं जनाब इसको हम रन करेंगे। दोबारा मेरा वही सवाल है, क्या ऑपोजिशन की ये 2 बड़ी जमातें जो हैं दरअसल में ये अवाम की आवाज पहुंचा सकती हैं? क्या इतनी कैपेबिलिटी है उनमें? मंसूर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरे पे एक चार्जशीट पढ़े। बात यह है, सिर्फ आपको ये वकला की तहरीक नहीं पसंद, आप ARD ले लें, आप MRD ले लें, आखिर कितने मुख्तलिफ लोग थे जो साथ हुए, आप मिसाक जमहूरियत को ले लें। और अच्छा मुझे ये बताइए कि अब आप इस माहौल में, चलिए छोड़ दें, ऑपोजिशन बेकार है, खत्म, मुझे बताइए इस माहौल में 9 तारीख को टाइगर्स डे अनाउंस करना, ये क्या मजाक है कौम के साथ? कौन टाइगर? कैसे टाइगर? कहाँ है टाइगर?
क्या किया है उन टाइगर्स ने? जरा आप हमें कहीं 1000 टाइगर इकट्ठे करके दिखा दें, ये क्या हो रहा है? और आप ये देखिए 5 अगस्त को आपका जो कश्मीर वाला मामला है, उस पे क्या हम बिल्ली फोर्स डे मनाएं? क्या आपकी नाक के नीचे से कश्मीर खींच लिया कि आप चुप करके बैठे रहे? अब जो इस ऑपोजिशन के साथ 2 साल में इस हुकूमत में हुआ है, 24 घंटे भी वो खान साहब या इनके हवारियों के साथ हो, ये नहीं गुजार सकते। आप बताइए, सिर्फ ऑपोजिशन को छोड़िए, आप अपने वालों का मामला देखिए, मीडिया का। हर हुकूमत मुखालिफ आवाज दबाई गई, हर हुकूमत मुखालिफ आवाज को जिस तरह दबाया गया, ज्यादातर 2 साल तो सबने जेल में काटे। आप ये भी तो ऑपोजिशन को और मुखालिफिन को इतना क्रेडिट दें कि 2 साल बदतरीन जो इन्होंने एक अपना विक्टिमाइजेशन किया, उसके बाद आज हम एक जगह बैठने तो लगे हैं। हमायूं साहब, ये पलविशा साहबा की जो गुफ्तगू आपने सुनी, एक मिनट जी आप प्लीज कंप्लीट करें। और कुलभूषण यादव को इसके साथ वो सलूक नहीं हुआ जो आपने इस मुल्क में अपने लोगों के साथ किया है, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। आज आप एक आदमी के लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाएंगे और वो इस मुल्क के कानून का हिस्सा बने, इससे बेहतर तो आप ये हालात अभिनंदन के थे जो हम पे बम गिराने आया था, या कुलभूषण यादव। मैं सवाल करूं अपनी जबान, हमायूं साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, हकीकत तो ये तो मानना पड़ेगा आपको कि इस हुकूमत की भी इतनी कोताहियां हैं जिसको दरअसल में ये ऑपोजिशन कैश इन करने की कोशिश कर रही है। आपस में लड़ते हों, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयां करते हों, बेएतमादी हो, लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस जिस किस्म की है उसी की वजह से ये इन लोगों को मौका मिल रहा है, वरना ये इकट्ठे भी ना हो। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये इकट्ठे भी ना हो, लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी खराब है जिसकी वजह से इनको मौका मिल रहा है। चले, मैं उसको किसी और नजर से देखता हूँ जी। हम लोग तो हर सुबह माइक्रो बेसिस पे कि कल किसने क्या कहा और सुबह किसने क्या कहा और उस पर पूरा दिन गुजार देते हैं अपोजिशन और सारे। लेकिन मैं इसको ये देखता हूँ कि इस हुकूमत को मैक्रो लेवल पे बड़े बुरे हालात मिले थे, जिसमें $20 बिलियन डॉलर्स की कमी थी और मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज थे, ग्रोसली ओवरवैल्यूड रुपया था। और हम 23वें IMF प्रोग्राम में गए, उससे पहले 22 भी इसी तरह के थे IMF प्रोग्राम, दुनिया में भी इसी तरह होते हैं। उसमें ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाते हैं, उनके बड़े सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हमने भुगते। और यही IFIs जो हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इस्लामिक बैंक, S&P 500, मिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बैक ऑन ट्रैक है। मैं कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बयान नहीं दे रहा, स्ट्रक्चरली अगर आप देखें जिस तरह मुल्क की इकोनॉमी चलती है, वी ब्रॉट द इकोनॉमी बैक एंड। मैं हमायूं साहब कत्ता कलामी की माजरत, मैं यकीन कीजिए, मैं अभी कुछ ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, पंजाब के 4 शहरों में जाके अवाम से मैंने बात की, ये रीस्ट्रक्चरिंग की बात करना, 20 अरब का जो अभी आपने फरमाया कि खसारा, टैक्स कलेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, सर इन अल्फाज को कोई भी नहीं पूछता। आज अवाम से जब आप जाके बात करते हैं ना, वो इनमें से वो बड़ी बेसिक सी बात करते हैं। वो कहते हैं हमें आटे का थैला कितने का मिलता है, हमें पेट्रोल कितने का मिलता है, बिजली का आज रेट क्या है, बच्चों की फीस आज किधर पहुंची हुई है, बस का किराया कितना है। ये बेसिक अल्फाज हैं, बेसिक सवाल हैं, इनके जवाब नहीं मिल रहे। अब मैं उनसे लाख ये कहता रहूं कि जनाब नहीं, आप देखें कि नून लीग की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरअसल परफॉर्म करने का टाइम नहीं मिला या स्पेस नहीं मिली, वो नहीं मानते। वो कहते नहीं, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इस बात का पता है कि आज से 2 साल पहले तक हमारे हालात बेहतर थे। आज इस 2 साल के अंदर हमारे बिजनेस का, हमारे कारोबार का, हमारी नौकरियों का बेड़ा गर्क हो चुका है। आई टेक द आंसर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन को एक मौका मिलता है कि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करे या उसके खिलाफ कोई ना कोई तहरीक चला सके। हमायूं साहब आप इसका जवाब दे रहे थे। सर वो आम आदमी तक वो जो बेनिफिट्स हैं, जब तक वो नहीं पहुंचेंगे, इस आग का इस्तेमाल करती रहेगी ऑपोजिशन। देखिए मंसूर अली खान, कभी कभी ये होता है कि इतनी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जिससे, फॉर एग्जांपल, अगर आप रुपी को ओवर वैल्यू रखें तो उससे, क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, तो महंगाई इतनी नहीं बढ़ती और एक कंज्यूमर बूम आता है, बाजारों में रौनक हो जाती है। बट वो सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं होती इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन पॉलिसी वो अच्छी होती है जो मुल्क की इंडस्ट्री को, सर्विसेज को, एग्रीकल्चर को, इंपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट्स को
रेमिटेंसेस सस्टेनेबल बेस पर रखे और उससे रोजगार पैदा हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर चले, सर्विस सेक्टर, रोजगार पैदा हो, ये हम मुल्क को उस ट्रैक पे डाल रहे थे। जो ट्रैक हमें आप छोड़ के गए थे, वक्ती तौर पे अवाम शायद कंफर्टेबल महसूस कर रही हो, लेकिन वो सस्टेनेबल ट्रैक नहीं था। हमने मुल्क को उस ट्रैक में, मैं अगर आप 2 मिनट और दें तो मैं आपको बताऊं कि देखिए इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम चल रहा है। 15 मिलियन लोगों को आपने प्रेशर महसूस नहीं किया कोरोना जैसी वबा का। आपने देखा है कि लाइव्स और लाइवलीहुड का एक बैलेंस रखा गया है, और अब इस पॉलिसी के नतीजे में बहुत तनकीद हुई हर शाम कोरोना की पॉलिसी में, बट खुदा के फजल से अब बेहतरी आ रही है इस मुल्क में, और हम इकोनॉमी को रिवाइव करने की तरफ जा रहे हैं। हमने लार्ज इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है, एसएमईज का पैकेज दिया है, किसानों का पैकेज दिया है, ताजरों का पैकेज दिया है, इनफॉर्मल सेक्टर को पैकेज दिया है, डेली वेजर्स का पैकेज आया है। एहसास प्रोग्राम में बेवाओं, यतीमों, औरतें, नौजवान, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको छोड़ा गया है। ये सब इस हुकूमत में। मैं जरा रुमीना साहिबा से, सर रुमीना साहिबा एक बात, मैं शहबाज शरीफ साहब की आज गुफ्तगू सुन रहा था, एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि जनाब क्या धरना शरना देंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जनाब धरना इमरान खान साहब ने जब दिया था तो उसकी वजह से सीपेक के जो हमारे मुआहदे थे वो 7 महीने लेट हो गए, चीनी सदर ने आना था वो नहीं आ सके, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। तो उनकी गुफ्तगू से तो इस तरह ही लगता है कि वो कम से कम धरने शरने की ऑप्शन जो है वो उन्होंने टेबल से उतार दी है। अब हमायूं साहब जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी कोरोना के केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, हमने इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे अब लाना शुरू कर दिया है, अब उस चीज का आगाज हुआ है जहां से बेटरमेंट होनी है, जहां से बेहतरी का आगाज होना है। तो जब बेहतरी का आगाज होने जा रहा है, क्या यह सही टाइमिंग है कि दरअसल में इस ट्रैक से इस पूरी इकोनॉमी को उतार दिया जाए? रुमीना साहब जी पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ध्यान इधर किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मुझे 1-2 मिनट ज़रा दे दीजिएगा, क्योंकि पिछले सेगमेंट में भी 1-2 बातें जो हमायूं साहब हैं उन्होंने की, जिसमें फ़ोन का इंतज़ार था, और मेरे ख्याल में हमें तो ये फ़ोन का इंतज़ार की बात करें तो उनको भी याद होगा इनके धरने के टाइम इन लोगों को तो अंपायर की उंगली का इंतज़ार रहा। बहरहाल, और आपने ख़ुद कहा कि अवाम की 2 बड़ी जमायतें, तो मेरे ख्याल में ये आपके अपने एक सवाल में एक जवाब ख़ुद भी मौजूद है कि अवाम की 2 बड़ी जमायतें जो है वो अवाम की ही नुमाइंदगी कर रही हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आज हम इस तरफ बैठे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो अवाम को बड़े बड़े दावे देते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, मईशत के पहिए चलाने की बातें करते थे, और जिन्होंने धरनों पे खड़े होकर सिविल नाफरमानी जैसी बातें की और मुल्क को जिस हालत में पहुंचाया वो हम सब ने देख लिया कि कौन सा। मैं रुमीना साहब एक सवाल कर लूं आप ही से सवाल, एक सवाल, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी फोन कॉल जो है वो इनको आया करती थी और एम्पायर का इंतजार ये करते हैं। जरा कैमरे की तरफ देख के कह सकती हैं जी कसम खा के कि किसी फोन कॉल का ना इंतजार होगा और ना फोन कॉलों के ऊपर हम कोई एहतजाज करेंगे, हमारा एहतजाज बगैर फोन कॉलों के चलेगा? देखिए, पहली बात तो मंसूर है कि मैं कसम बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है वो मुफाहमत की बात होती है। ना मैं इसमें किसी फ़ोन कॉल की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी एम्पायर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ना ये बात जिसने की है वो ही बात करे। मैंने तो उस सवाल का जवाब दिया जो इन्होंने कहा है। तो जब जो वक्त आएगा उस वक्त जो होगा वो सबके सामने होगा, और हमने तो हर चीज़ को फेस किया है। आप अगर ये बात करते हैं तो हम लोग, हमारी तो जो लीडरशिप है, इन्होंने कहा 80% लीडरशिप जो वो मुल्क से बाहर है, तो वो जो इनके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और जहाज थे जो यहां से वहां एटीएम्स चलाते थे, वो कहां गए? ठीक है, लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं आप ही के पास, रुमीना साहब मैं आप ही के पास वापस आता हूं। यू नीड टू कंप्लीट योर आंसर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रुमीना साहब को मौका देते हैं, बात कंप्लीट करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रुमीना खुर्शीद साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी और वो फरमा रही थी कि ऑपोजिशन जो है वो किसी फ़ोन कॉल के बगैर काम करती है। रुमीना साहिबा, प्लीज़ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बहुत शुक्रिया मंसूर। उसके बाद मैंने जहाँ तक बात हुई कि अवाम जिस तकलीफ में से गुजर रहे हैं और उस तकलीफ का आपको भी अंदाज़ा है, हम सब ने देख रहे हैं, और ऑपोजिशन ने बारहा इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है। चाहे, और आप देखें यहाँ पर बात हुई एहसास प्रोग्राम की, तो मैं एक तो एहसास प्रोग्राम से पहले एक और चीज़ भी कहूँगी कि किसी ऑपोजिशन ने इनसे कभी किसी किस्म की रिलीफ की भीख नहीं मांगी। हम लोगों ने जिन इशूज़ के ऊपर चले, आज भी हम उन बातों को साबित कदम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि ना तो इनका कोई कहीं
कहीं पर इनके स्टैंड होता ही नहीं है। अगर एहसास प्रोग्राम की बात करें तो आप मुझे ये बताएं कि वहां पे एहसास कहां पर है, जहां पे लोग जो है चीनी और गंदम की चोरी करने वालों का एहसास कहां गया, जनूबी पंजाब का सूबा बनना था वो एहसास कहां गया, पेट्रोल का एहसास कहां गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात एक और जो पिछले दिनों में हमने देखी, जहां पर जो एयरलाइन और पायलट्स जो थे उनके लिए जो कहा गया और बाद में फिर क्या यू टर्न आया, उसका एहसास कहां गया। और तो और मैं समझती हूं कि इस वक्त जिस मुल्क को जिस दहाने पर ये ले आए हैं और एहसास की बातें करते हैं, और मेरे ख्याल में चाहे वो लॉ की बात हो, और यहां पर नवाजा जरूर जाता है, जितना ज्यादा कोई बड़ा गंद करता है हुकूमत में उसको उतनी बड़ी कुर्सी से नवाजा जाता है, वो फिर चाहे वो कोई भी हो। और हमने देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स आए उन्होंने जिसने जहां पे जो कुछ किया उसको उतना ही बड़ा नवाजा गया। चले इस बहाने ये तो पता लग गया, अमीर को अमीर करने के लिए किया जाता है, इस बहाने रुमीना साहबा ये तो पता लग गया कि हुमायूं अख्तर साहब कम से कम एक साफ और सच्चे खरे इंसान है, क्योंकि इनको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला हुकूमत की जानिब से। अच्छा पलवे शाह साहबा, अब ये बताइए कि बात एतमाद की हो रही थी, ये कहा जाता है तज्जियाकारों की जानिब से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से एतमाद उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह एतमाद करती है शहबाज शरीफ साहब पे, या आपके ख्याल में नवाज शरीफ या मरियम नवाज एक बेहतर कैंडिडेट थी? क्योंकि इससे पहले बिलावल साहब की मरियम नवाज के साथ जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी वैसी कोऑर्डिनेशन हो सकती है उनके साथ? देखिए मंसूर, अगर मैं आपसे बिल्कुल एक खुदा लस्सी बात कहूँ तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक दीवार, वो लकीर जो है वो खींचती गई है जमीन पे, जिसका एक साइड पे आप या अवाम के साथ खड़े होंगे या फिर आप अवाम के मुखालिफ सिम्फ में खड़े होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब भी देखें आइसोलेशन में इन पार्टीज में हमारी कोई काम नहीं करता, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब और उनकी एक बड़ी पार्टी है, वो अगर आइंदा के लिए सियासत में रहना चाहते हैं तो जाहिर है चाहते ना चाहते हुए भी उसी तरफ खड़े होंगे जहां बाकी सब खड़े। दूसरी बात जो ठीक है, बहुत शुक्रिया पलविशा साहब, टाइम्स अप। पलविशा खान साहबा, रुमीना खुर्शीद साहबा और हुमायूं अख्तर खान साहब। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आप सबका। कल आपको बताएंगे कि आखिर ऑपोजिशन के साथ साथ पंजाब हुकूमत के अंदर भी कुछ खिचड़ी पक रही है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कल, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा प्रोग्राम टू द पॉइंट।